बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम खून अशाम इंसान की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। स्वामी विशु आतिशदान के सामने आरामदेह कुर्सी पर बैठा गुजरे औकात पर गौर कर रहा था। आतिशदान में लकड़ियां जोर से चटकी, आग भड़की और शोलों की सुर्ख जुबानें आतिशदान से बाहर लपकने लगी। मौसम बेहद सर्द था। हल्की हल्की बर्फ के बाद तेज हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया था। विष्णु अपनी सोचों में गुम था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो चौंक पड़ा। इस खराब मौसम में कौन आ सकता है? सवाल इसके ज़हन से निकलकर जुबान पर आ गया। कौन है? एक मुसाफिरों बाहर से आवाज आई। दरवाजा खुला है भाई, अंदर आ जाओ। विष्णु ने कुर्सी आतिशदान के और करीब करते हुए कहा। दरवाजे के दोनों फट खुल गए। वो शख्स स्याह रंग का कोट पहने हुए था। सर पर फ्लैट हीट और पाँव में वजनी जूते थे। कोट के कॉलर उठे हुए थे जिसकी वजह से इसकी गर्दन और आधा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हाथों को स्याह दस्तानों ने ढांप रखा था। वो आतिशदान के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। विष्णु ने कहा, बाहर सर्दी का क्या आलम है? उस शख्स ने जवाब दिया कि सर्दी तो हड्डियों में उतर रही है और खून को जमा रही है। अजनबी के मुंह से अल्फाज यूं निकल रहे थे गोया बर्फ की डलियां हों। वो कहने लगा, मुझे तो यूं लग रहा है जैसे सर्द हवा मुझे हजारों टुकड़ों में तकसीम करके बखेर देगी। ये कहकर इसने दस्तानों समेत हाथ आतिशदान के पास लाकर सेकने शुरू कर दिए। कुछ देर खामोशी तारी रही, फिर इसके लब हिले। मुझे शिकार का जुनून की हद तक शौक है। अच्छा, विष्णु बोला, क्या यहाँ भी आप इसी गरज से आए हैं? अजनबी ने नजरें उठाकर विष्णु की तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब पुरस्रार चमक थी। इसने फौरन ही विष्णु के सवाल का जवाब ना दिया और आतिशदान पर नजरें जमाए। चंद लम्हे सोचने के बाद खुश्क लहजे में बोला, मैं इस इलाके में भी शिकार के लिए आया हूँ। लफ्ज शिकार अजनबी ने अजीब तरह से चिबाकर अदा किया था। विष्णु ने इसके लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहा, तब तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने स्वामी विनोद सिंह के शिकारी कुत्तों के मुतालिक सुन रखा होगा। जी हाँ, अजनबी ने मुख्तसर जवाब दिया। स्वामी विनोद सिंह मेरे चचा हैं। चंद दिन हुए हैं यहाँ आया हूँ, विष्णु ने कहा। अजनबी मुस्कुराया और यूं गर्दन हिलाई जैसे विष्णु की बातों से इसे कोई दिलचस्पी ना हो। विष्णु को ये हरकत नागवार गुजरी, लेकिन इसने जब्त से काम लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है आपने वो कहानी भी सुन रखी होगी जो मेरे चचा से मंसूब है और जिसे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। सुनी तो नहीं है, लेकिन आप सुना दे, अजनबी ने लापरवाह अंदाज में कहा। विष्णु ये कहानी सुनाने पर तुला हुआ था। इसने कुर्सी घसीट कर अजनबी के करीब लाते हुए कहा, लीजिए सुनिए। मुमकिन है आप ये बात जानते हो कि कुछ अरसे से मेरे चचा स्वामी विनोद सिंह रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हवेली में गोशा नशीन हैं। अपनी जमीन की देखभाल, शिकार और घोड़े की सवारी के अलावा इनका कोई शौक नहीं। मेरे चचा ने आजाद जिंदगी गुजारी है। मैं क्योंकि इनके भाई का अकलौता बेटा हूँ, लिहाजा मेरी परवरिश इस अंदाज में की गई जैसे मैं ही इनका वारिस हूँ। लेकिन जंग के दौरान एक अजीब वाकया हुआ जिससे सूरत हाल पलट कर रह गई। विष्णु ये कहकर सांस लेने के लिए रुका, फिर कहने लगा, स्वामी विनोद सिंह इस वक्त उम्र की इन हदूद को क्रॉस कर चुके हैं जिनमें जंगी खिदमात दी जा सकती हैं। इन्हें जंग की हमीयत का यकसर एहसास ना था। ना तो उन्होंने वार फंड में चंदा दिया, ना फौजी भर्ती में लोगों के साथ काम किया और ना ही अपने शाहाना अखराजात कम किए। हाँ, उन्होंने बम्बई के एक अखबार को ये लिखा कि किसी जंगी मुहाजिर को इनके पास भेज दिया जाए ताकि वो इसकी मदद कर सके। अब इसे क्या कहें कि जो मुहाजिर अखबार की तरफ से इनके पास पहुंचा वो एक औरत थी, गूंगी औरत। ये बात आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि मेरे चचा ने खुद इस किस्म की हस्ती बेचने के लिए लिखा था या महज एक इत्तेफाक था। बहरहाल वो औरत हवेली के एक क्वार्टर में रहने लगी। इसकी उम्र लगभग 25 साल थी। चमकदार चेहरा और बालों से भरे हाथ, सफाई पसंद ना थी और बेतहाशा खाती और सोती थी। वो लड़की बम्बई की रहने वाली थी और ज्यादातर सोफे पर या बेडरूम के बाहर बैठी मुतालिया करती रहती।
इस लड़की के आने से मेरे चचा की जिंदगी में अजीब तब्दीली आई। वो इसमें दिलचस्पी लेने लगे। वो लड़की सिर्फ खाने के वक्त इनके सामने आती थी और अपना चेहरा कुछ संवार लेती थी। बहरहाल जो भी हो, वो लड़की चचा की तवज्जो का मरकज बनी और धीरे धीरे चचा इससे बाप जैसी मोहब्बत करने लगे। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस लड़की के बम्बई जाने का अब सवाल ही ना था। फिर 1919 में मेरे चचा ने इसे कानूनी तौर पर अपना वारिस बना लिया। मुझे इस बात की खबर हुई तो दिली अफसोस हुआ कि मेरे मुकाबले में एक ऐसी शख्सियत को तरजीह दी गई जो गंवारों जैसे हरकतें करती रहती है। बहरहाल इसके बावजूद मैं यहाँ हर साल आता रहा। विष्णु यहाँ तक कहकर खामोश हो गया। इसने अजनबी की तरफ देखा। वो सर झुकाए इसकी बातें सुन रहा था। विष्णु ने सिलसिला गुफ्तगू जोड़ते हुए कहा, अब मैं यहाँ 3 दिन कबल आया हूँ और इरादा है कि 1 हफ्ता यहाँ क्याम करूंगा। लेकिन जिस शाम मैं यहाँ पहुंचा तो रात के खाने पर देखा कि चचा कुछ परेशान से हैं, जैसे अंदर ही अंदर कोई करब बेचैनी इन्हें खाए जा रही है। लेकिन वो लड़की इसी तरह हटी कटी थी। अब औरत नजर आने लगी थी। खाने के दौरान चचा ने मुझसे कहा मैं इन्हें इनके घर में मिलूं। मुझे यूं लगा जैसे वो अपने जायदाद के फैसले पर शर्मिंदा हैं। बहरहाल खाने के बाद मैं इनके कमरे में चला गया। दीवारों पर जानवरों के सर और खालें लटकी हुई थी। फर्श पर मुख्तलिफ किस्म के पर पुराने दस्ताने और बड़े बड़े कागज पड़े हुए थे। एक तरफ चूहेदान रखा था। मुझे यूं लगा जैसे मैं जानवरों के पिंजरे में घुस आया हूँ। मुझे हैरत भी हुई क्योंकि चचा बड़े सफाई पसंद थे। मेरे अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बोले, विष्णु मैं बहुत परेशान हूँ। कल मेरे पास एक किराएदार आया था। शरीफ आदमी लगता है। इसकी जुबानी मुझे मालूम हुआ कि इसकी 2 बेड़े पुरस्कार अंदाज में मारी गई हैं। इसने ये ख्याल भी जाहिर किया है कि मुमकिन है किसी जानवर का शिकार हो। चचा ये कहकर खामोश हो गए। इनकी संजीदगी और माथे पर पड़ी सलवटे मामले की संगीनी का पता बताती थी। मैंने कहा, चचा मुमकिन है इन्हें शिकारी कुत्तों ने मार डाला हो। उन्होंने सर नफी में हिलाते हुए कहा, इस किराएदार ने कुत्तों की शिकार की हुई मुर्दा बेड़े देखी हूँ। इसका कहना है कि ऐसी बेड़े नीची हुई और बेशुमार जगह से जख्म लिए होती हैं। इनके पैरों पर भी कुत्तों के दांतों और पंजों के निशानात होते हैं। फिर विष्णु मैं खुद भी बेड़े देखकर आया हूँ। इनके सिर्फ नरखे चबाए गए थे, बाकी जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। चचा खामोश हो गए। मैं अब भी ना समझ सका था कि वो इस कदर परेशान क्यों हैं। उन्होंने कुछ थोड़ी देर के बाद कहा कि फर्म में आज सुबह एक भेड़ और मुर्दा पाई गई है। इसका भी नरखा चिबाया हुआ है। इस सूरत में नजदीकी जंगल और आसपास मौजूद नदी नाले चेक करने चाहिए। मैंने मशवरा दिया। चचा मेरे चेहरे पर नजरें जमाकर बोले, इस इलाके का सारा जंगल मेरा छाना जा चुका है। सिवाय चंद नशानात के अलावा कुछ ना था। नशानात किस किस्म के नशानात? वो नशानात किसी इंसान के पैरों के थे। चचा ने आस्तगी से जवाब दिया। कमरे में खामोशी छा गई, गहरी पागल कर देने वाली खामोशी जो इंसान के असाब जायल कर डाले। इसी खामोशी में मुझे अपना दिल धड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई थी कि आखिर चाचा 3 बेड़ों की मौत से इस कदर परेशान क्यों हैं। उन्हें मारने वाला आज नहीं तो कल पकड़ा जाता। मैंने यही सवाल इनसे किया तो वो गहरी सांस लेकर बोले, विष्णु बैठ जाओ, मुझे आज तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है। आतिशदान में लकड़ी चटकने की आवाज आई। विष्णु ने खामोश होकर पहले आतिशदान और फिर अजनबी की तरफ देखा जो इसी तरह बैठा था। विष्णु ने दोबारा कहना शुरू किया। चचा ने मुझे जो बताया इसका लबलबाब कुछ यूं था कि आज से 25 बरस कबल उन्होंने एक हाउस में मुलाजिम रखा था। लंबे कद की माल का। इसकी उम्र 30 साल के करीब थी। चचा ने मुझे इसके चाल चलन के मुतालिक कुछ न बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो औरत बाज गैबी ताकतों की मालिक थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो औरत चचा के पास आई और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा परवरिश पा रहा है। इस औरत को उम्मीद थी कि चचा इससे शादी कर लेंगे, मगर वो ये सुनकर आपे से बाहर हो गए। औरत को बुरा भला कहने के बाद उन्होंने इसे सिर्फ इस वक्त तक हवेली में ठहरने की इजाजत दी जब तक बच्चा पैदा न हो जाता। इस औरत ने सुनी अनसुनी कर दी और किसी पुरस्कार जुबान में गुनगुनाती रही। चचा ने इस औरत को हवेली के एक हिस्से में मुंतकिल कर दिया और एक नई हाउस मुलाजिम रख ली।
चंद दिन के बाद इस औरत के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। मुलाजमों की जुबानी चचा को इल्म हुआ कि वो औरत मरने के करीब है और बार बार इन्हें याद कर रही है। चचा अगरचा इससे बेजार थे, लेकिन ना जाने क्यों वो इस औरत के पास चले गए। इन्हें देखते ही वो औरत कुछ बड़बड़ाने लगी। फिर इसके कहने पर लड़का चचा को दिखाया गया। औरत ने कहा, ये लड़का तुम्हारा जानशीन है। मैंने इस लड़के को बता दिया है कि मुस्तकबिल में इसे क्या करना है और मुझे यकीन है ये लड़का वाकई मेरा बच्चा साबित होगा। मेरी रूह इसकी मदद करेगी। औरत का खौफनाक लहजा और तेवर देखकर चचा खौफजदा हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि एक नाजायज बच्चा इनका जानशीन क्यों कर हो सकता है। फिर जब वापिस आने लगे तो इनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई गई कि बच्चे के दोनों हाथों की तीसरी उंगलियां गैर मामूली तौर पर बड़ी हैं। विष्णु सांस लेने के लिए रुका, फिर अजनबी की तरफ देखते हुए बोला, चचा की बात सुनकर मैंने कहा, तीसरी उंगलियां बड़ी थी, इससे क्या होता है और इस लड़के का क्या बना? चचा ने बताया कि हवेली के एक मुलाजिम की बीवी ने इस औरत की मौत के बाद इस लड़के को अपने पास रख लिया। 10 साल तक लड़का इसके साथ रहा और फिर कहीं फरार हो गया। जहां तक तीसरी उंगलियां बड़ी होने का ताल्लुक है, तो मैंने बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि ऐसे अफराद बेड़ियों की खूबी रखते हैं। वो बज़ाहिर तो इंसान होते हैं, लेकिन अमूमन रात के वक्त वो बेड़िया सिफत बन जाते हैं। इंसानों और जानवरों को जो भी सामने आए मारकर इनका खून पीते हैं, शाह रग का गर्म खून। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मेरे दिल पर खौफ सा छा रहा था। मैंने सकूत तोड़ते हुए कहा, आपके ख्याल में वो बेड़े इस लड़के ने हलाक की हैं? हाँ, चचा ने कहा। मुझे चचा से पहली बार औरत की बद्दुआ का इल्म हुआ था और मुझे न जाने क्यों इस बात की खुशी हुई थी कि मैं इसका जानशीन ना था। मेरे अगले 2 रोज खासे बेचैनी में गुजरे। बाज़ औक़ात तो रात के वक्त भी ऐसा लगता कि कोई मेरे कमरे की खिड़की से अंदर झांक रहा है। बहरहाल मुझे ये इतराफ है कि मैं कुछ खौफजदा हो गया था। सुबह नाश्ते पर चचा से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि चौकीदार के गश्त के बावजूद एक और भेड़ मुर्दा पाई गई है, जिसका नरखा बुरी तरह चबाया गया था। इसके पास भी इंसानी कदमों के निशान मौजूद थे। नाश्ते से फारग होकर चचा के आदमियों के हमरा जंगल में घुस गए और कोना कोना छान मारा। जासूसी कुत्तों से भी मदद ली गई, मगर कामयाबी ना हुई। शाम ढलने के साथ ही हम वापस लौटे। मैं और चचा सबसे आगे थे। अभी हम हवेली से 300 गज के लगभग दूर थे कि एकदम घोड़े हिनहना कर रह गए। इनकी आवाजों से खौफ टपकता था, जैसे कोई गैर मरी चीज को देखकर डर गए हों। वो हवेली के दाएं तरफ इन पेड़ों की तरफ देखकर जमीन पर कदम मार रहे थे, जिनके पीछे हवेली वाली सड़क थी। अचानक मेरे चचा के हलक से एक तवील चीख निकली। इसके साथ ही दरख्तों के इस पार से एक भयानक गुराहट सुनाई दी। गुराहट सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई रोते रोते हंस दिया हो। ये आवाज कभी आहिस्ता और कभी बहुत तेज हो जाती। चंद लम्हे बाद आवाज खत्म हो गई। चचा ने घोड़े की पुश्त से छलांग लगाई और इस तरफ लपके मैं इनके पीछे पीछे था और मेरे पीछे तमाम लोग थे। दरख्तों के इस पार मैदान में कपड़ों का एक ढेर सा पड़ा हुआ था। हम इसके करीब पहुंचे तो ये वही लड़की थी जिसे चचा ने अपना वारिस बना लिया था। इसकी आंखें खौफ के मारे बाहर को उबल आई थी और नरखे का गोश्त कीमे की तरह चबाया गया था। इसका चेहरा बहुत खौफनाक हो रहा था। कई कमजोर दिल तो इसे देखते ही चीखें मारते भाग निकले थे। विष्णु कहते कहते रुक गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। विष्णु ने अजनबी की तरफ माजरत अमेज नजरों से देखा और कहने लगा, तुम सोच रहे होंगे कि ये खुद से बनाई कहानी है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। बहरहाल मेरे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लड़की की मौत के बाद अब मैं स्वामी विनोद सिंह की जायदाद का वारिस हूँ। अजनबी के पतले पतले लहू रंग होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, आंखें चमक उठी और वो खड़ा हो गया। लंबे स्याह कोट में वो विष्णु को पुरस्कार लगा। इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी उतरती महसूस हुई। अजनबी का दाहिना दस्ताना पोश हाथ आस्था से हरकत में आया और इसने सर से फ्लैट शीट उतार दिया, फिर हाथों से दस्ताने उतार डाले। विष्णु का दिल उछलकर हलक में आ अटका। अजनबी के दोनों हाथों की तीसरी उंगलियां गैर मामूली तौर पर बड़ी थी। फिर कमरे में जोरदार गुराहट उभरी थी। चंद घंटों बाद कुछ अफराद इधर आए।
انہیں وشنو کی لاش ملی، لاش جس کا نرخہ کٹا ہوا تھا، چہرے کا رنگ سفید تھا، جیسے اس کی ہر رگ سے خون نچوڑ لیا ہو، جیسے کوئی خون اشام بیڑیا جبڑوں میں اس کا نرخہ دبوچے خون پیتا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔